आज की वीडियो में मैं ज्यादा बकवास करने वाला नहीं हूँ। वीडियो बहुत ही छोटी है और टाइम बहुत ही कम बचा है, तो हम लोग आज जानेंगे कि भाई यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पहला पेपर है और काफी सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए हैं क्वेश्चन बैंक से, कोई अपनी नोट से, कोई अपनी बुक से। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इन 3 से 4 दिनों में आप कैसे तैयारी करो कि आपके 95% मार्क्स सिक्योर हो सके। वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भाई देखो, सबसे पहली चीज तो हम ये जान लेते हैं। अब पूछोगे कि कैसे बता रहे हो, ये पिछले 2008 से लेकर 2024 तक का अनुभव है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं, ये पिछले 10 से 12 सालों का ये एक्सपीरियंस है और इससे मैंने पेपर्स को एनालिसिस किया है। उसके बेस पर मैं बता रहा हूं कि किस तरह से अब तक पिछले सालों में जो मैंने ऑफलाइन बच्चे पढ़ाए उनमें काफी सारे बच्चों ने अच्छा सिक्योर किया है मार्क्स, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हिंदी में क्या क्या चीजें आती हैं। हिंदी में बेसिकली आपके पेपर में 2 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से 2 सेक्शन होते हैं भाई? आपका एक होता है खंड आ और दूसरा होता है खंड बा, है ना। खंड आ में क्या होता है भाई? खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। और इसमें आपको केवल 2 ही चीजें पढ़नी है। काफी सारे बच्चे पूरी क्वेश्चन बैंक पढ़े हैं जबकि उनको एक्चुअल में अपना सिलेबस ही नहीं पता है, और वही ऐसे बच्चे होंगे जो कि पढ़ के तो जाएंगे लेकिन वो अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो भाई जान लो कि आपको क्या पढ़ना है हिंदी साहित्य के इतिहास में। आपको गद्य में पढ़ना है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इसमें से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन। और हिंदी पद्य में जो उसका साहित्य परिचय है उसमें भी आपको केवल 2 ही चीजें पढ़नी है, वो है आपका रीतिकाल और आधुनिक काल। और इसके भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन 10 नंबर पक्के। 2 चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। गद्य में आपको केवल शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है और रीतिकाल और आधुनिक युग पढ़ना है आपको पद्य में। तो यहां से आपके 10 नंबर आ जाएंगे। देखो, ग्रामर का जो पोर्शन होता है यही आपका एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपके बिल्कुल भी मार्क्स कटने वाले नहीं, यानी कि 20 मार्क्स जो होंगे, यानी जो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं। तो जो तीसरी चीज है वो है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका सबसे पहला रस, अलंकार और छंद। रस, अलंकार और छंद। अब इसमें भी काफी सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भैया पूरा का पूरा पढ़ लें ताकि कहीं से कुछ छूटने ना पाए। तो रस में देखो, जो कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें दिया गया था कि रस में केवल 2 ही रस आपको पढ़ने हैं, हास्य रस और करुण रस। हास्य रस और करुण रस, इनकी परिभाषा, उदाहरण, पहचान, ये चीजें पढ़ लेना, ठीक है। अलंकार में क्या पढ़ना है आपको? अर्थालंकार। अलंकार में केवल अर्थालंकार पढ़ना है जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के लक्षण पढ़ लेना, उसके उदाहरण पढ़ लेना। क्योंकि एमसीक्यू जो आता है ना, जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको एक लाइन दे दी जाएगी और ये पूछेगा कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब यहां पर अगर आपको उसके लक्षण के बारे में पता नहीं होगा तो आप पहचान नहीं पाओगे, तो भाई लक्षण के बारे में पढ़ लेना। और छंद में केवल आपको 2 ही चीजें पढ़नी है, वो है आपका सोरठा और रोला। सोरठा और रोला जैसा आपको पता है भाई सब मात्रिक छंद है। कितने होते हैं? 11 11 13 13, ये 11 13 11 13। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो इसके लक्षण और उदाहरण, तो यहां से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपका डन हो जाएगा। क्लियर है? फिर चौथा आता है आपको हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान हिंदी व्याकरण। आप आसानी से इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। इसमें आपको उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है और तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची पढ़ना है। अब देखो, तो उपसर्ग में आपको आ, अन, अधि, अप, अनु, उर, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि, ये सारी चीजें, मतलब इत्यादि लगा तो इसका मतलब जो भी आपकी बुक में है पढ़ लेना। समास में आपको 4 पढ़ने हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। केवल आपको 4 समास पढ़ने हैं। अगर आपको लगता है कि भैया बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, केवल आप समास में इतनी चीजें देख लो कि भैया कैसे पहचानोगे कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा समास है, बस आपका आंसर हो जाएगा। तद्भव, तत्सम बहुत ही आसान है। आपको पता है भैया तत्सम जो कि संस्कृत से लिए गए शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो उसका अपभ्रंश रूप है, ठीक है, जिसको हम अपनी
स्थानीय बोली के हिसाब से हमने परिवर्तित कर लिया है, वो उसका तद्भव है। जैसे अश्रु का हमने आंसू कर लिया, तो अश्रु हमारा तद्भव तत्सम हो जाएगा और आंसू हमारा तत्सम हो जाएगा। एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आता है भैया पर्यायवाची। पर्यायवाची थोड़ा सा टिपिकल होता है। पर्यायवाची के बारे में आगे वीडियोस आएंगी, ठीक है, इन 2-3 दिनों में। तो यहां पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, आपको कैसे अपना अर्थ वगैरह लिखना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपको कैसे लेटर लिखने हैं, वो सारी चीजें, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। फिर आता है आपका संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको संधि पढ़नी है। संधि में केवल यण और वृद्धि, केवल यण और वृद्धि। शब्द रूप पढ़ना है। शब्द रूप में आपको फल, मति, मधु एवं नदी के सभी पढ़ लेना, ठीक है। 4 चीजें बता रहा हूं, फल, मति, मधु और नदी, केवल इसका शब्द रूप पढ़ना है। धातु रूप में आपको पढ़ना है पठ, हस, दृश, पच, लट, लोट, विद, लिंग और लिट लकार और लंग लकार, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। सर्वनाम में आपको तद और युष्मद, तद और युष्मद, बस आपको यहां पर पढ़ना है। सर्वनाम में आपको तद और युष्मद केवल पढ़ना है। क्लियर है बात इतनी? चलो, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। आते हैं खंडपा पे। खंडपा में हमको क्या देखना है कि गद्य एक तो निर्धारित पाठ वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, मतलब कुछ हमको गद्यांश दिए होंगे, उन पर मतलब एक पैसेज, पठित पैसेज होगा, ठीक है। एक पैसेज को पढ़ के और उसके बाद उसका आंसर देना रहेगा। तो भैया सबसे बढ़िया तरीका ना कि आप पैसेज को पढ़ना, ठीक है, आप पैसेज को पहले पढ़ लेना, उसके बाद आंसर करना। क्योंकि आज के टाइम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो पुराने हिसाब से नहीं आते कि हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिए उसके बाद बैठ के पैसेज में हम अपना आंसर ढूंढ रहे हैं, इससे टाइम बहुत लॉस होगा। तो सबसे पहले क्या करना, बहुत ध्यान से आपको पैसेज पढ़ना है। तो पैसेज पढ़ने के बाद उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, आपका आसानी से हो जाएगा। पहला आपका गद्यांश होगा, दूसरा आपका पद्यांश होगा। फिर आता है कि भैया अनुवाद आते हैं। अनुवाद आते हैं क्या हिंदी से संस्कृत में, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें दिया गया है 5-5 नंबर का, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं। उसके बाद आपको खंड काव्य, खंड काव्य जो भी आपके यहां चलता हो, ठीक है, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, अगर आपको नहीं पता है तो भाई ये देखो, ये फोटो है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी, यहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। मतलब आपके, अगर आपको नहीं पता कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, क्योंकि आप दूसरे जिले का नहीं लिख सकते हो, कुछ जिलों के निर्धारित किया गया है, केवल 2 ही क्वेश्चन है, या तो उसका सारांश देखोगे या तो फिर उसके जो प्रमुख पात्र होंगे उसका चरित्र चित्रण लिखोगे। तो 2 ही क्वेश्चन है, यानी अगर आपने इसमें से चरित्र चित्रण मतलब दोनों आएगा, 2 में से कोई एक करना रहेगा। तो अगर आप ये कर लेते हो तो भैया आपका जो 3 नंबर होगा ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहां पर जीवन परिचय खंड जो भी खंड काव्य होगा, ठीक है, उसका जीवन परिचय आप लिखोगे तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है कि जीवन परिचय और रचनाएं, ठीक है, ये गद्य और पद्य दोनों से आएगा। तो ये कुछ चीजें लिमिटेड है, मतलब कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे लेखक हैं जिनसे तो बोर्ड भी आ रहा है। मतलब जब मैं शायद हाई स्कूल में था उसके तब और उसके पहले से वही चीजें चली आ रही हैं और वही चीजें आगे चलती रहेंगी। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं वो हम लोग आगे, कि कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, कैसे आपको फुल मार्क्स गेन करने, वो सारी चीजें आपको आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे भैया, अगला जो आता है वो बहुत ही आसान है कि संस्कृत से आपको एक श्लोक याद रखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो सोचो, यहां पर 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का। अभी मैं आपको लास्ट में वीडियो छोड़िएगा नहीं, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे मैं बता रहा हूं कि इनमें आपके पूरे मार्क्स आएंगे। उसके बाद आपका आता है संस्कृत खंड के पाठ वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। कुछ संस्कृत में क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। संस्कृत में जो आपका एलिमेंट्री जो कि आपका ऑप्शनल है, हिंदी के बाद में लास्ट में जो संस्कृत है उससे कुछ क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएगा उसका 1-1 नंबर का। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया आपका निबंध रचना, ठीक है। अब यहां पर निबंध में आपको क्या क्या चीजें लिखनी, देखो निबंध में कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि इस समय का क्या क्या मुद्दा हो सकता है, उन मुद्दों में आप देखिएगा। जैसे आतंकवाद मुख्य मुद्दा है, चुनाव मुख्य मुद्दा है, ठीक है, इन सभी के बारे में। पर्यावरण संरक्षण मुख्य मुद्दा है, जनसंख्या के लाभ और हानि ये प्रमुख मुद्दा है, और साथ में नारी सशक्तिकरण इस समय बहुत तेज चल रहा है,
क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये योजना भी निकाली है नारी सशक्तिकरण के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार डेफिनेटली आपका नारी सशक्तिकरण आएगा, तो भैया पढ़ लेना। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो लास्ट में जो एक राइटिंग वाला जो सेक्शन होता है ना, जिसमें आपका ये एस्से हो गया और साथ में आपका हो गया अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखो। मतलब एक पत्र, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। पत्र में देखो, पत्र का जो क्वेश्चन होता है वो 2+2 यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। 2 नंबर मिलेंगे वो आपके फॉर्मेट पे और 2 नंबर मिलेगा आपके लिखने पर। इसमें बच्चों को पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते भाई? या तो उनको उसका फॉर्मेट नहीं पता होता, अगर फॉर्मेट भी पता है तो भाई उनको ये नहीं पता होता कि उनको कौन सी रिलेवेंट चीजें लिखनी। उनको लगता है कि वो जो भी लिखेंगे, जैसे पत्र लिखते हैं वैसे लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, वहां पर जो एग्जामिनर होगा ना, उसको चाहिए कि आप उसके हिसाब से, मतलब जो परफेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी हिंदी पेपर में सबसे ज्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको फॉर्मेट, आपको एस्से कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें उसमें लिखनी है, आपको लेटर कैसे लिखना है, आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा और उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है। लेटर का फॉर्मेट क्या होगा और एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि अभी आपको पढ़ाई कैसे करनी है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ये तैयारी कर रहे हैं कि वो यूट्यूब पर समरीज देख रहे हैं, यूट्यूब पर समरीज देख रहे हैं। तो यूट्यूब पर समरी देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना, तो यूपी में जितने भी बच्चे हैं ना, उनमें 90% बच्चे यूट्यूब पर समरी ही देख रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई यूट्यूब पर समरी अगर आप देख रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यूट्यूब पर समरी आप भी वही देख रहे हो, वही वो बच्चा देख रहा है, आपको उसकी कहानी का तो पता लग जाएगा, लेकिन आपको लिखना कैसे है ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपनी बुक से, जो भी आपकी बुक में जो भी समरी दिया है ना, जो भी सारांश दिया है, आप उसको पढ़ो। उसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको उसमें से वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि जो बुक के वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं, तब एग्जामिनर को लगता है कि ये बच्चा पढ़ के आया है। नहीं तो रटे रटाई चीजें, काफी सारे कुछ लोगों ने, जो कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड वगैरह होंगे, उन्होंने नोट्स बनाए होंगे, उनके नोट्स लेकर आप पढ़ लो। मैं तो ब्रिलियंट बच्चों से यही कहना चाहूंगा, भाई अपने साथी की हेल्प करो। पढ़ना अगर वो चाहता है दे दो, वो नोट्स की फोटोकॉपी करा ले, जो भी आपके 4-5 दिन बचे हैं वो इनमें पढ़ ले। ठीक है, आगे अगली चीज आती है कि भैया आप जब लिखो ना, तो लिखते समय इस बात का ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक को अब चटना शुरू कर दिए हैं। तो क्वेश्चन बैंक से भी भैया यूपी वाले हो, ठीक है, यूपी वाले हो तो कुछ यूपी वाली बात दिखाओ, क्योंकि यूपी से ही बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े साहित्यकार यूपी से निकलते हैं। तो तुम क्यों रट्टा मार के दूसरे की चीजें लिखे पड़े हो मेरे लाल? एक बार पढ़ लो सर, ठीक है। उसके जो इंपॉर्टेंट कुछ खतरनाक वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को याद कर लो और उन वर्ड्स को याद करके अब खुद से लिखना शुरू करो, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि लिखने से याद होगा, पढ़ने से याद नहीं होगा। आप सन भूलोगे, आप जन्मस्थान भूलोगे लेखकों के, ठीक है, रचनाकारों के। तो इससे सबसे बढ़िया चीज है कि आप उनको लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो, लेकिन यानी अपने तरीके से लिखो, किसी से मैच नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपने मान लो कि किसी क्वेश्चन बैंक से आपने याद कर लिया, जो भी क्वेश्चन बैंक है वो आपके पास भी होगा, आपके दोस्त के पास होगा। मुझे लगता है कि आपकी क्लास के क्या पूरे यूपी के 90% बच्चों के पास वही क्वेश्चन बैंक होगी। अब उस क्वेश्चन बैंक से आपने रट्टा मार लिया, अब क्वेश्चन बैंक गए, वहां पर लिखना शुरू किया। जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो पिछले 25 से 30-40 सालों से वही बंदा कॉपी चेक कर रहा है। अब उसको पता है कि भैया कौन सा बच्चा है जो कि रट्टा मार के आया है, कौन सा बच्चा है जो पढ़ के आया है, या फिर कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने मन से लिख रहा है। मार्क्स किसको देगा? वो मार्क्स किसको देगा? आप खुद बताओ, मार्क्स किसको देगा? भैया जो रट के आया क्या उसको देगा? नहीं, रट के तो बहुत से आए हैं, रट के तो बहुत से लोग आए हैं। ठीक है, हो सकता है कि आमने सामने वाली जो आपके बगल लड़का बैठा हो वही सेम ऐसे लिख रहा है, वही सेम जीवन परिचय लिख रहा है, तो दोनों की कॉपी लगातार मैच हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि क्या दोनों को पूरे मार्क्स मिलेंगे? पूरे मार्क्स दोनों को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे पूरे मार्क्स। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि खुद से लिखो। खुद से लिखने से एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि ये बच्चा खुद पढ़ाई करके अपना आंसर दे रहा है। सबसे बड़ी चीज हिंदी के पेपर में ये याद रखना है कि प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए।
बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो लिखते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भैया संज्ञा कहां होनी चाहिए, सर्वनाम कहां होनी चाहिए। जैसे राम घर जाता है तो लिख देंगे घर राम जाता है, तो उल्टा हो गया मामला, है ना, अर्थ तो वही निकला। लेकिन हिंदी के अगर हम देखें तो हम, क्योंकि हम हिंदी साहित्य का पेपर दे रहे जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण का पेपर दे रहा है, तो बच्चा उसके बारे में हमको पूरा एग्जामिनर को यह एहसास दिलाना होगा कि भैया हमने अपने मन से लिखा, हमने पूरा पढ़ के लिखा है। शुरुआत जब करना पेपर की तो बहुत ही अच्छे से करना, ऐसी चीजें, ऐसा टॉपिक ना उठा लेना जो आपको क्लियर ही ना हो, जो आपको बहुत अच्छे से पता हो, क्योंकि ये कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहला ही शुरू के पहले पन्ने अगर आपने अच्छा लिख दिया ना, तो अगला पन्ना जब वो एग्जामिनर पलटेगा ना तो उसको लगेगा अरे यार ये तो बच्चा बढ़िया है। अगर कहीं पर एक दो नंबर काटने की गुंजाइश होगी तो भी कहेगा चलो दे देते हैं इसको पूरे मार्क्स, ठीक है। अगर आप हर क्वेश्चन को लिख रहे हो, हर क्वेश्चन में शुरू की 2 से 3 लाइन बिल्कुल परफेक्ट लिखिएगा, उसमें कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो शब्द है वो सही लिखो, मात्राओं का ध्यान रखो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मात्राओं का ज्ञान ही नहीं है, तो वो हिंदी में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करो, आप मात्रा वगैरह जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं उनको देख लेना। इससे लिखते समय इस बात को याद रखना है कि भैया लिमिटेड वर्ड्स में हम लिखेंगे जितना हमसे कहा गया है, यानी हम ऐसा ना हो कि हमारा कोई मन पसंदीदा टॉपिक आ जाता है, हम बना बना के 4 पन्ने 5 पन्ने लिख देते हैं, तो उसके भी मार्क्स कटेंगे। आप ये बात याद रखिएगा, अगर आपका वर्ड गलत होता है तो आपका 1 से 1.5 नंबर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपने वही चीजें बार बार लिख रखी है, रिपीटेड लिखी है, तब भी आपका 1 से 1.5 नंबर चला जाएगा। अगर आपने ओवर राइटिंग की है तो भी आपका 1 से 1.5 नंबर चला जाएगा। अगर आपने लेटर और एप्लीकेशन का फॉर्मेट सही नहीं लिखा तो 1 से 2 नंबर आपका चला जाएगा। बात आ रही समझ में? इतनी सारी चीजें हैं, तो हिंदी में मार्क्स करना, जितनी चीजें मैंने आपको बता रखी है वो सारी चीजें याद रख लेना। कोशिश करना राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग अगर अच्छी होती है तो जो एग्जामिनर होता है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। राइटिंग अच्छी होती है तो खुश हो जाता है एकदम देख के, क्योंकि जो अच्छी राइटिंग होती है ना वो सबको, जैसे अच्छे गाने सबको बहुत अच्छे लगते हैं, उसी तरह से अच्छी राइटिंग भी सबको बहुत अच्छी लगती है, उसका कुछ खास ही इफेक्ट पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि भैया राइटिंग बना के लिखना, साफ साफ लिखना, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का यूज करना। अगर आप खंड काव्य लिखने जा रहे हो तो खंड काव्य में कुछ कोटेशन होंगे, ठीक है, यानी बीच बीच की कुछ पंक्तियां होती हैं, उन पंक्तियों को याद रख लेना। यानी वो पंक्तियां, जैसे अगर आप मान लो कि जीवन परिचय लिख रहे हो तो जीवन परिचय में उनके 1 2, जैसे मान लो कि जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर लिख रहे हो तो जयशंकर प्रसाद की कोई प्रसिद्ध सूक्ति, मतलब उन्होंने जो भी कोई बड़ी बात कही हो उसको याद रख लेना, वो आपकी बुक में दिया होगा, या उनकी जो भी रचना है उसमें से कोई एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कि बहुत अच्छी लगती हो पढ़ने में उसको नोट कर लेना और उसको ब्लैक पेन से लिख देना। एग्जामिनर देख रहे, जैसे ही उस ब्लैक लाइन को देखेगा ना, जैसे ही देखेगा कि भैया आपने इसके, जैसे आपने कबीर दास का लिखा या सूरदास के बारे में लिखा, कुछ भी इनके बारे में लिखा, तो उनकी अगर आपने एक आध दोहे लिख दिए तो एग्जामिनर पे तुरंत इफेक्ट पड़ जाएगा। ये बच्चा कहीं से रट के नहीं आया है, कहीं से चीटिंग नहीं कर रहा है, या फिर ये कहीं यूट्यूब वगैरह से देख के नहीं आ रहा है, यानी ये खुद से दे रहा है। क्योंकि जब अगर आपने एग्जाम, ये कहा जाता ना कि भैया पटा लो, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है ना एग्जामिनर, उसको पटा लो। और पटाने का यही तरीका, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं हो वो कौन है, तो हम कैसे पटाएंगे? हम पटाएंगे अपने लिखने के तरीके से। तो अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो जितनी सारी चीजें मैंने बताई हैं इन चीजों को फॉलो करना, और आगे अभी और भी, मतलब जितने भी आपके जो भी पेपर्स होंगे, मतलब आगे आपका मैथ्स होगा, साइंस होगा, एसएसटी होगा, इंग्लिश होगा, सारी चीजें होगा आपके लिए बहुत ही खास। मैथ्स का तो बहुत ही जबरदस्त एक सीरीज लेकर आऊंगा, जो कि आपके बीच में गैप मिलेगा हिंदी के बाद जो आपका मैथ मिलेगा। तो मैथ में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करवा दिए जाएंगे। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि हम लोग आगे जो भी वीडियो है वो आपको प्रॉपरली उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है ना। तो चलो फिर बच्चों पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और जाओ जबरदस्त तैयारी करो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कमेंट बॉक्स में बताना, सारे के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे